हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर के बारे में, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 8 है। उसके बाद हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे, जिसे हमारे बुक में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम से भी है हमारे एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले हम पावर को कवर करेंगे, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। सबसे पहले पावर या इसको हम बोल दें इलेक्ट्रिकल पावर। तो पावर आप पहले 9th में भी पढ़े होगे, बट छोड़ो, यहाँ पे सीधे सीधे बोलेंगे। पावर हम पढ़ते हैं रेट ऑफ वर्क डन, बिल्कुल वही है यहाँ पे। तो अगर इसको डिफाइन करना होगा तो बोलेंगे रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज नोन एज पावर। रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज नोन एज पावर। अभी हमारी सारी चीज़ें आएंगी यहाँ से। पावर के फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला एक ही है, बस वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है, इधर से उधर उसका चेहरा बदलता जाता है। तो बस हम सीधे सारी चीज़ें देखेंगे, यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम। अब यहाँ से थोड़ा फॉर्मूला और देखें तो P इक्वल टू W अपॉन टी। ओके, या छोटा वाला टी लिख दो, नहीं तो वो डायमेंशन वाला लगेगा। P इक्वल टू W अपॉन टी। वर्क डन की यूनिट होती है हमारी जूल, टाइम की यूनिट होती है हमारी सेकेंड। वर्क डन की यूनिट हमारी जूल, टाइम की यूनिट हमारी सेकेंड। तो पावर की ये सारी यूनिट हमारी बन गई जूल पर सेकेंड। इसको और लिख सकते हैं जेएस इनवर्स, और इसको बोल देते हैं वाट। पावर की यूनिट जूल पर सेकेंड और वाट। सबसे पहले डेफिनेशन पे हमने बोला कि रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज नोन एज पावर। हमारी पावर की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, यूनिट हमें पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल करते वक्त हमें यूनिट लिखना होता है, अगर नहीं लिखते हैं तो हमारा नंबर कट जाता है। अब थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला चेंज होगा, ये तो सबसे पहले जब हम अप्लाई करेंगे, जब हमें वर्क डन पता होगा और हमें टाइम भी पता होगा, तब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहीं से एक चीज़ हम देख लें कि वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, पावर इनटू टाइम, जो कि हमारा आगे काम आएगा, आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो फार्मूला अभी हम ये तब अप्लाई करेंगे जब हमें सीधे वर्क डन पता होगा, टाइम पता होगा। हमने इतना इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया, हमारे पास इतना टाइम लगा वर्क डन करने में, तो पावर कितना खर्च हुआ या पावर, तो सीधे। अब यहाँ से सारी चीज़ें अलग होंगी। अब हमने पहले बताया है, पहले के वीडियो में, कि हम इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए वर्क करते हैं। इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए वर्क करते हैं, वही वर्क हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता था या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता था, याद होगा तो। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते थे तो कहते थे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। यानी कि वर्क डन हमने चार्ज पे किया था। अब वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये दिख रहा होगा आपको कि वो V इक्वल टू आता था W बाई क्यू। V इक्वल टू आता था हमारा W बाई क्यू। तो W इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज इनटू चार्ज। ये अब हमारा W ये है। हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो हमने पहले अप्लाई किया है चार्ज और वोल्टेज के फॉर्म में, वही लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट चार्ज अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज अपॉन टाइम। अब यहाँ से देखो कि हमें एक और चीज़ दिखती है, यहाँ देखिए आप कि I इक्वल टू होता है Q बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करेंट। करेंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ पे करेंट चार्ज है, यहाँ पे टाइम है। ओके, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू आई।
बस क्या चेंज हुआ यहाँ पे, सिंस आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, सिंस आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आपका आई विजिबल नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे हमने बोला कि आई इक्वल टू हमारा क्या होता है, क्यू अपॉन टी, इसके लिए ये आपको दिखेगा। ओके ठीक है, मतलब कि पहला फॉर्मूला हमारा आया पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें सीधे वर्क डन पता होगा, टाइम पता होगा। हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला कि क्या मैं इस फॉर्मूले को पावर का और कोई फॉर्मूला हो सकता है, अगर पावर का और कोई फॉर्मूला हो सकता है तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमने बस वर्क डन को चेंज कर दिया वोल्टेज और चार्ज के फॉर्म में। तो जैसे ही वोल्टेज और चार्ज को पुट किया, हमारा एक और नया फॉर्मूला आ गया पावर का, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट। ठीक है, इसकी यूनिट वाट ही होगी, कोई इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब हम और क्या कर सकते हैं? तो आपको यहाँ पे वोल्टेज दिख रहा है, करंट दिख रहा है। अगर हमें कहीं वोल्टेज और करंट दिखता है तो हमारे माइंड में आता है कि हम वहाँ पे ओम्स लॉ स्ट्राइक करा सकते हैं। तो अगर हम ओम्स लॉ लगा दें, अगर हम ओम्स लॉ लगाते हैं तो डैट विल बी V इक्वल टू आई आर। ओके, अब हमारे पास वोल्टेज भी है और करंट भी है। अगर हम वोल्टेज को रिप्लेस करें तो वोल्टेज की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, P इक्वल टू आई आर इंटू आई। अगर हम वोल्टेज को रिप्लेस करते हैं, वोल्टेज के जगह पे आई आर रखते हैं, तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू आई आर इंटू आई। अब इसको और सॉल्व करो तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर, ये हमारा एक आया पावर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला एक आया, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। जब हमें करंट पता होगा, रेजिस्टेंस पता होगा, तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं सीधे। अब एक और बचा है, हम इसे हटा देते हैं। अगर हम इसे हटा देते हैं तो हमें एक और नया फार्मूला पता चलेगा, और वो फार्मूला देखते हैं क्या आता है हमारा। अब देखो, हमने यहाँ से क्या हटाया, हमने वहाँ से वोल्टेज को हटाया, कि अगर हम वोल्टेज को यहाँ से हटा दें तो आपको ये दिख रहा है कि ये पावर का फॉर्मूला करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में आया है। अगर हम क्या करें कि हम करंट को हटा दें वहाँ से, तो हमें पता है कि V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर। अब हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला आया है P इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट। अब करेंट की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, V अपॉन आर। तो हमारा एक और फार्मूला आ गया, पावर इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर अपॉन आर। ये हम तब अप्लाई कर लेंगे जब हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता होगा। क्या आएगा, पावर इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये टॉपिक जो है पावर, इसमें बस करना क्या है कि आपको शिफ्टिंग आनी चाहिए, और शिफ्टिंग तभी पता होगा जब आप सारी चीज़ें पहले से ध्यान में रखोगे। कि अगर हमें वर्क डन वाला पुट करना था तो वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, वोल्टेज इंटू करेंट, वोल्टेज इंटू चार्ज। उसके बाद अगर हम वोल्टेज इंटू चार्ज जैसे ही किए तो ये P इक्वल टू वी आई बन गया। फिर अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, वोल्टेज को हटाते हैं, तो उसके जगह पे I इंटू आर पुट कर सकते हैं, हमने I इंटू आर पुट कर दिया। अगर हम वहाँ से करंट हटाते हैं तो करंट के जगह पे V अपन आर पुट कर सकते हैं, हमने यहाँ पे करंट के जगह पे क्या पुट कर दिया, V अपन आर। अब जैसे ही पुट किया, हमारा एक और फार्मूला आ गया, पावर इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपन रेजिस्टेंस। तो ये पॉसिबल फार्मूले हैं पावर के, जो आपको ध्यान रखने हैं। पावर के इतने ही पॉसिबल फार्मूले हैं। ठीक है, पहले बेसिक जो है कि डेफिनीसन ही हमें सब कुछ बताता है। देखो, हम जब पढ़ते हैं थ्योरी या डेरिवेशन, तो हमारे पास 3 चीज़ होती है हर टॉपिक के पास। हर टॉपिक के पास 3 चीज़ होती है। पहली चीज़ कि अगर उसका डेफिनीसन है तो आप डिफाइन कर दीजिए, अगर उसमें फिगर है तो आप फिगर भी बना दीजिए, और अगर उसमें डेरिवेशन है तो आप डेरिवेशन भी कर दीजिए। तो यहाँ पे कोई फिगर तो बनाने लायक था नहीं, बनाना चाहे तो हम वही सारी चीज़ें लिखेंगे जो ओम्स लॉ में पढ़ते थे। तो डेफिनीसन होना चाहिए, डिफाइन कर दिए, फार्मूला डेरिवेशन के अंदर ही आ गया, फार्मूला भी हमने पुट कर दिया। तो जो 3 चीज़ होती है, अगर 3 में से जो चीज़ आपके पास है वो उस टॉपिक में रख दीजिए, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके, तो ये था हमारा, एक ही पेज पे सारे फार्मूले हैं। देखो, पावर के सारे फार्मूले इसी पे आपके सामने हैं। पहला वर्क डन अपॉन टाइम, दूसरा पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट, तीसरा पावर इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, चौथा पावर इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस।
तो ये आप समझ गए होंगे। अब आगे अगर बढ़ें, हम केवल फार्मूला लिख लेंगे फिर, और अब देखो पहला फार्मूला हमारा क्या आया, तो पहला फार्मूला हमारा आया पावर इक्वल टू W/T। यूनिट याद रखना, यूनिट जूल पर सेकेंड या वाट होगी। दूसरा पावर फार्मूला आया VQ/T, जो कि हमारा बन गया पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट, पहला। दूसरा, तीसरा हमारा क्या आया, पावर इक्वल टू I²R। चौथा हमारा क्या आया, पावर इक्वल टू V²/R। ये फार्मूले आए पावर के। अब HP पढ़ोगे, 1 HP इक्वल टू क्या होता है, 746 वाट। वो आप पहले पढ़े हो। 1 हर्ट्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ये आप बचपन में छोटे क्लास में पढ़े हो। अगर कहीं हर्ट्स पावर में पूछे, HP में पूछे या HP में दे, तभी हम अप्लाई करते हैं, नहीं तो हम मेनली SI यूनिट पे जाते हैं, और SI यूनिट हमारी वाट होती है। अब यहाँ से हमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके न्यूमेरिकल पावर के बहुत ईजी होते हैं, आपको बस वैल्यू पता होना चाहिए, आप कर लोगे तो हो जाएगा। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहीं से हम शुरू करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, करंट इज नॉट विजिबल। ओके, अब देखो हीटिंग इफेक्ट, हीट क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कि अगर पढ़ेंगे तो क्या है, तो एनर्जी है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर हम बैटरी लगाए हैं तो बैटरी हमारा केमिकल एनर्जी से बना हुआ है। वो केमिकल एनर्जी, बल्ब जलेगा तो हीट एनर्जी देगा, लाइट एनर्जी देगा। अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है तो हीट। हमने जैसे ही बैटरी लगाया तो बैटरी के पास केमिकल एनर्जी था, और अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रन कराते हैं तो ये पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। और हमें पता है ये भी चीज़ कि एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो हम बस इसको देखें कि क्या हम पावर को, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम लिखे हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अगर हमारी फिजिक्स कहती है कि वर्क डन इक्वल टू एनर्जी, देन यहाँ पे जो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम है, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी की बात हो रही है वो हीट एनर्जी की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम एनर्जी ही लेकर चलते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ओके, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब देखो आपके पास पावर का जो जो फॉर्मूला आया है, आप यहाँ पे पावर की जगह पे पुट कर सकते हो। तो अगर हम E इक्वल टू पहला वाला फॉर्मूला पुट करें, ये वाला, तो हमारा आएगा वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम। तो अगर हमें वोल्टेज पता है, करेंट पता है, टाइम पता है, तो हम एनर्जी निकाल लेंगे। ओके, अगर हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएं तो E इक्वल टू पावर के जगह पे I²R इंटू टाइम, ये हमारा एक और फार्मूला आ गया। अगर हम तीसरा फार्मूला लिखें तो E इक्वल टू V²/R इंटू टी। ये हमारे पास तीन फार्मूले आ गए। ये तीनों एनर्जी के फार्मूले हैं। एनर्जी की यूनिट आपको पता है जूल होती है। मैंने बोला कि अगर पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम होता है, और फिजिक्स ये कहती है कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, तो हम इस वर्क डन की जगह पे एनर्जी लिख दिए। अब ये एनर्जी जो है हीट एनर्जी के बराबर है। ये हम बात कर रहे हैं हीट एनर्जी की। थोड़ा आते हैं डेप्थ में इसको, कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला फार्मूला आया है एनर्जी का पावर इनटू टाइम, या अगर बोले कि हीट एनर्जी का पहला फार्मूला तो बोलोगे सर पावर इनटू टाइम।
फिर बोलोगे कि एनर्जी को अगर शिफ्ट करते हैं, फॉर्मूला इधर उधर करते हैं, तो वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम, ये हम तभी लगा सकते हैं जब हमें वोल्टेज पता हो, करंट पता हो, टाइम पता हो। ये हम तब लगाएंगे जब हमें करंट पता होगा, रेजिस्टेंस पता होगा, टाइम पता होगा। ये हम तब लगाएंगे जब वोल्टेज, रेजिस्टेंस और टाइम पता होगा। यानी कि ये सारे पॉसिबल फार्मूले हैं हीट एनर्जी के। लेकिन इसमें एक बहुत ही अलग है और ये फेमस है, ये हमारा है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, डेट इज एच ई इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट एनर्जी ऐसे लिख देता हूँ, हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा फॉर्मूला फेमस है इस नाम से, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, हमारा फॉर्मूला बस बेसिक, अगर हमें पावर पता था तो हम वहाँ से एनर्जी निकाल सकते थे। तो हमने बस पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम किया, एनर्जी इक्वल टू वोल्टेज करेंट टाइम, एनर्जी इक्वल टू करेंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस इंटू टाइम, एनर्जी इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस इंटू टाइम। ओके, ये सारी चीज़ें। और जो हमारा फॉर्मूला आया कि हीट एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फेमस है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से। दिस इज़ फेमस बिकॉज ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये हमें क्या बताता है, हम अगर हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम सारी चीज़ें सीधे उसी पे आते हैं। ठीक है, ये एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब आपको ये पता चल रहा है कि जो हमारी हीट एनर्जी आई है, जो हमारी हीट एनर्जी आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट का स्क्वायर है। जो हमारी हीट एनर्जी आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। जो हमारी हीट एनर्जी आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। ये तीन चीज़ हमें पता चलता है कहाँ से, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग डेट इज़ एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी या एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से फेमस है। ये हमें तीन चीज़ देता है कि हीटिंग एनर्जी और हीट एनर्जी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट का स्क्वायर, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आपको याद रखना है, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के फायदे हैं। ठीक है, अब कैसे होता है, क्या होता है, ये चीज़ समझना है। अभी तक हमने पढ़ा कि पावर क्या होता है, वो सारी चीज़ें आ गई, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा आया कि हीट एनर्जी डेट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला आया। तो ये सारे भी फॉर्मूले यूज होंगे, लेकिन मेनली ये फेमस है क्योंकि हम इसको एक अलग नाम से जानते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से। इसका फ़ायदा ये आया कि आपको ये तीन चीज़ बताता है कि हीट एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट का स्क्वायर, हीट एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और हीट एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा आते हैं कि हमें क्या फ़ायदा है जूल्स लॉ का। ठीक है, जूल्स लॉ का क्या फ़ायदा है। ओके, अब देखो, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, चाहे वो हमारा इलेक्ट्रिक ओवन हो गया। ठीक है, बस एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक ओवन, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, टोस्टर एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल ले लें जो हम घरों में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक ओवन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक हीटर हो जाएगा, टोस्टर हो जाएगा। ये सारे जो अप्लायंसेस हैं जो हमें हीट देते हैं, वो हमारे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की एप्लीकेशन है। उसी के बेसिस पे हम वो अप्लायंस तैयार करते हैं और वो उस लॉ को होल्ड करते हैं। जैसे आप देखिए कि अगर हम कोई हीटर यूज कर रहे हैं, तो अगर हम हीटर का, ये मान लीजिए कॉइल है, ये हमारा कॉइल है हीटर का। ठीक है, तो जैसे ही हम करंट देते हैं, हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं। अगर हम इसमें 220 वोल्ट सप्लाई कर दिए, जब 220 वोल्ट सप्लाई हम करेंगे तो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं एक इलेक्ट्रिक हीटर के कॉइल का
अगर हम उस हीटर को अगर 220 वोल्ट सप्लाई करते हैं, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा तो ये करंट बियर करेगा, इसमें कुछ करंट जाएगी। और हमें पता है कि इस हीटर का कुछ रेजिस्टेंस है, हमने अगर वोल्टेज सप्लाई किया तो यहाँ करंट भी होगी। और हमें ये भी पता है कि हम कॉइल को कितने देर तक या हीटर को कितने देर तक रन करा रहे हैं, मतलब टाइम भी पता है। बस ये हमें स्टार्टिंग में क्या होता है कि धीरे धीरे कॉइल हीट होता है, गर्म होता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसकी जो रेडिएशन है, हीट एनर्जी की रेडिएशन है, वो बढ़ती जाती है। मैंने बोला कि हमने स्टार्टिंग में 220 वोल्ट ही सप्लाई किया, स्टार्टिंग में 220 वोल्ट सप्लाई किया। तो जैसे ही अगर हम वोल्टेज सप्लाई किए तो, और रेजिस्टेंस हमें पता है कि जो भी मटेरियल हम यूज किए हैं उसका रेजिस्टेंस इतना है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है हम ये देखते हैं कि उसकी हीट रेडिएशन है, जो हीट रिजेक्ट करने की प्रॉपर्टी है वो बढ़ने लगती है, हीट का अमाउंट बढ़ने लगता है। ठीक है, तो बस ये ही अप्लीकेबल है कि जब हम अप्लायंस बनाते हैं कोई भी, तो हम ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को माइंड में रखते हुए बनाते हैं कि ये होल्ड करना चाहिए वहाँ पे। और सीधी सी बात है कि अगर आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस में करंट फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कर रही है, तो वो हमारी हीट के फॉर्म में भी लिबरेट होती है। आपको देखा होगा आपने कि बल्ब रोशनी भी देता है और हीट भी हो जाता है। तो क्या है कि अगर हम बल्ब की बात करें, अगर मैंने एक बल्ब लिया, ठीक है, और बल्ब को जैसे फिलामेंट होता है जो हमारा, तो इस बल्ब के अंदर हमें गैस भरे जाते हैं, नाइट्रोजन ऑर्गन। ठीक, तो इस बल्ब में अगर हम 100% एनर्जी की बात करें तो मैक्सिमम एनर्जी 85 प्लस एनर्जी हीट जनरेट करने के लिए हो जाती है, और लेस बाकी एनर्जी जो है वो रोशनी के लिए हो जाती है, प्रकाश के लिए हो जाती है। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखें तो सीधा सा मतलब है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करने के टाइम के साथ साथ वो उसमें हीट एनर्जी भी लिबरेट होने लगती है, हीट एनर्जी भी आती है, निकलती है, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर हमने 100% एनर्जी दिया वोल्टेज के फॉर्म में, तो उसमें से कुछ लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो वो हीट एनर्जी वाला हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बेसिस पे बताते हैं कि EH = I²RT। और ये फार्मूला बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 चीज़ देती है। एग्जाम्पल इसका क्या है कि इसी फार्मूले के बेसिस पे हम इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर, जो भी हमारी वो हैं अप्लायंसेस हैं, हम उसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे कि ये सारी चीज़ें। अब एक चीज़ यहाँ पे है कि इसमें बस ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, हम इसको हीट एनर्जी को अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे। ओके, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एप्लीकेशन क्या है कि आप इसको अप्लायंसेस बनाने में यूज करते हो, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक हीटर। बस ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, हमें ज़्यादा डेप्थ में ये नहीं पढ़ना है 10th में। और ये ध्यान रखना है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है, उसका रेजिस्टेंस भी है, तो ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद वो हीट भी होने लगती है। यही हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। ओके, अब हम घरों में फ्यूज भी यूज करते हैं। फ्यूज आपने देखा होगा कि फ्यूज यूज करते हैं, तो फ्यूज भी क्या है, इसी पे काम करती है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे भी, हीटिंग पे ही काम करती है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। हम फ्यूज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, फ्यूज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसका क्या है कि अगर किसी बोर्ड का जो हमारा स्विच है या जो भी सॉकेट हम यूज कर रहे हैं, उसका एक कैपेसिटी है कि वो 3.4 एम्पियर या 4.4 एम्पियर तक ही बियर कर सकता है। हमने एक सॉकेट लिया है वो, या हमने एक अप्लायंस लिया है जो बस 4 एम्पियर तक ही करंट बियर कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम इससे ज़्यादा देंगे, तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। उसी से बचने के लिए हम फ्यूज यूज करते हैं, और फ्यूज इससे कम होना, इससे 4 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। जैसे मान लो 4.2 एम्पियर ये फ्यूज का कैपेसिटी है। अगर थोड़ा सा भी गया तो वो फ्यूज उड़ जाएगा, हमारे सारे अप्लायंसेस बच जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि हम फ्यूज भी
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करता है और इसका काम ये है कि अगर कैपेसिटी से ज़्यादा करंट फ्लो कर रही है, अगर कैपेसिटी से ज़्यादा फ्लो करंट हो रही है तो वो खुद जल जाएगा, बाकी सर्किट को बचा लेगा। तो ये हमारा फ्यूज का एप्लीकेशन है। अब एक चीज़ बचा है, कमर्शियल यूनिट। अभी तक हमने बस हीट एनर्जी पढ़ लिया कि हीट एनर्जी इक्वल टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के फॉर्म में I²RT। ओके, उसके बाद इसके एप्लीकेशन देख लिए कि हम इलेक्ट्रिक ओवन या डिश में यूज करते हैं। फ्यूज भी इसी के बेसिस पे काम करता है। अब एक बचा हमारा टॉपिक कमर्शियल यूनिट। ये आप पहले भी पढ़े हो, कमर्शियल यूनिट। तो जो हम जिसके लिए हम इलेक्ट्रिकल कंपनी में जो हमारा बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, जिसके लिए हम पेमेंट करते हैं, वो हम एनर्जी के लिए पेमेंट करते हैं कि हमने एक महीने में इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की है, ये आपका बिल है। हम उसके लिए पेमेंट करते हैं कि हमने इतनी एनर्जी ली है, ये उसका रिटर्न लीजिए। तो देखो, तो एक यूनिट बनाई गई जो हमारी है kWh। यूनिट बनाई गई हमारी किलो वाट आवर। ये हमारी क्या है, कमर्शियल यूनिट है। किलो वाट आवर kWh कमर्शियल यूनिट है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पेमेंट करते हैं तो इसी यूनिट के बेसिस पे करते हैं कि हमने मंथ में इतना kWh इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया है, रेट उनका डिसाइड होता है, हम उसके बेसिस पे पेमेंट करते हैं। तो किलो वाट आवर में आपको ये दिख रहा है कि पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। हमने बोला कि ये जो है एनर्जी की यूनिट है, ये जो है एनर्जी की यूनिट है। ओके, एनर्जी की यूनिट है कमर्शियल यूनिट जो हम यूज करते हैं, डेट इज kWh। तो यहाँ से W की वैल्यू क्या आई, पावर इनटू टाइम। ठीक है, एनर्जी की यूनिट पावर इनटू टाइम। अब देखो कि यहाँ पे पावर की यूनिट वाट होती है, यहाँ पे टी की यूनिट सेकेंड, डेट इज W इक्वल टू वाट इंटू सेकेंड। ये दिस इज वाट, मैं पूरा लिख देता हूँ, वाट इंटू सेकेंड इसकी यूनिट। लेकिन आप ये देख रहे हो कि अगर हम इसको कंपेयर करें तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे वाट नहीं किलो वाट है और यहाँ पे सेकेंड नहीं आवर है। तो बस कुछ नहीं करना है, अब यहीं से हम सारी चीज़ें देख लेंगे। हमें पता है कि 1 किलोवाट 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट होगा। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। 1 किलोवाट और 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। बस हम यही पुट कर देंगे कमर्शियल यूनिट में। 1 kWh इक्वल टू 1000 वाट इंटू 60 सेकेंड, डेट विल बिकम 36 इंटू 10 की पावर 5। लेकिन हम इसको एक रेफरेंस लेके चल रहे हैं कि 3.6 इंटू 10 की पावर 6। अगर आपको ये दिखा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू इतना जूल होता है, यही हमारी कमर्शियल यूनिट है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये आप 9th में भी पढ़े हो, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट है kWh जिसकी वैल्यू होती है 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आपसे कमर्शियल यूनिट की बात करेगा, जब भी आपको इलेक्ट्रिकल बिल पेमेंट के बारे में बात करेगा, तो आपने एनर्जी लिया है और एनर्जी के बदले आप उसको पेमेंट दोगे। एनर्जी की यूनिट जूल होती है और यहाँ पे जो पेमेंट होगा वो किलोवाट आवर के यूनिट के अकॉर्डिंग होगा, कमर्शियल यूनिट के अकॉर्डिंग होगा। तो हमारे क्वेश्चन में जो भी चीज़ दी रहेगी वहाँ पे ये यूनिट आपको लानी पड़ेगी। हो सकता है कि पावर आपका वाट में दिया हो, तो आप क्या करोगे, पहले किलोवाट में कन्वर्ट करोगे। हो सकता है टाइम आपका सेकंड में दिया हो, तो आप पहले क्या करोगे, टाइम को हावर में बदलोगे, फिर उसको पुट करोगे। तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर हमसे कमर्शियल यूनिट की बात करेगा तो हमें किलोवाट आवर में देखना है। क्वेश्चन में किलोवाट आवर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो पावर को किलो में कन्वर्ट करेंगे, टाइम को आवर में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हम फॉर्मूला लगाएंगे, तब जाके हमारा सही आंसर आएगा। तो इस टॉपिक में ये इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरेटिकली लास्ट है।
ये थ्योरेटिक, उसके बाद कुछ 1-2 वीडियो हम न्यूमेरिकल्स पे बना के डाल देंगे, आप देख लीजिएगा उसको, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए क्योंकि पावर ये पहले भी आप पढ़े हो। ओके, देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।